हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो चलती है वो विभव में अंतर के कारण चलती है, पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण चलती है। ठीक है, पोटेंशियल में डिफरेंस चलती है, लेकिन एक चीज है, एक प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है कि क्या जितनी बिजली या जितनी इलेक्ट्रिसिटी जहां पर प्रोड्यूस हो रही है वहां से चलती है, क्या इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे शहर तक भी पहुंचती है? आंसर होता है नहीं। तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी कहां चली जाती है? सपोज करिए आप एनटीपीसी से जहां पर बिजली प्रोड्यूस हो रही है वहां से जो लाइट है, अब वहां से 100 एम्पियर लाइट वहां से चली है, लेकिन जहां आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां तक 90 एम्पियर या 80 एम्पियर लाइट ही पहुंचती है। तो ये 10 to 20 एम्पियर लाइट कहां लैप्स हो गई? दरअसल ये जो लाइट लैप्स हुई है, इसी लैप्स लाइट का कारण है प्रतिरोध या रेसिस्टेंस। समझ लीजिए, ये वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आनी है। इस वायर का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। अगर ये वायर बहुत अच्छा है तो ये अच्छा कंडक्टर है, जैसे सिल्वर, चांदी, और ये नॉर्मल है जैसे आयरन वगैरह का, वो नॉर्मल कंडक्टर होता है। इसके बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को एक ओर से दूसरी ओर ले जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये क्या है? सब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, और यहां क्या है? धन आवेश। अब जब आवेश की मात्रा यहां बढ़ गई, यहां क्या है? एनटीपीसी का एक कारखाना है जहां बिजली बन रही है, तो वहां पर जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। तो चार्ज उधर से उधर को चलेगा जहां चार्ज कम होगा। यहां पर आपका क्या है? घर है, तो यहां पर चार्ज क्या है? कम है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या चार्ज का फ्लो इधर से इधर को स्टार्ट हो जाएगा। और जब चार्ज इधर से इधर को चलेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो ये किससे टकराएंगे? पार्टिकल्स से टकराएंगे, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है। और जब ये टकराएंगे तो ये कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी इससे। किसके रूप में निकलेगी? हीट के रूप में। अब देखिए, सपोज करिए कि 100 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी यहां से चली है, तो यहां तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केवल 80 एम्पियर पहुंच रही है। तो 80 एम्पियर क्यों पहुंच रही है? क्योंकि जो 20 एम्पियर लाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? हीट में कन्वर्ट हो गई है। इसीलिए किसी भी तार में जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो बिना गर्म हुए काम नहीं कर सकता, यानी थोड़ा बहुत गर्म तो जरूर होगा। अब जो तार जितना अच्छा कंडक्टर है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जितना अच्छा हो सकता है, वो तार उतना ही कम गर्म होगा। और जो तार जितना बैड कंडक्टर है, वो तार उतना ही ज्यादा गर्म होगा। यानी कि प्रतिरोध निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कितना होगा। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस के। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस के। प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। तो अब प्रतिरोध अगर आपको कम करना है तो आपको क्या करना चाहिए? इस वायर को ठंडा करना चाहिए कि गर्म करना चाहिए? देखिए, अच्छा, आपसे मैं एक साधारण प्रश्न पूछता हूं। आपके पास कोई एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यानी विद्युत का प्रवाह हो रहा है। आपसे यह कहा जाए कि इस वायर का प्रतिरोध घटाना है,
घटाने का मतलब अगर 100 एम्पियर इधर से जा रही है, फिलहाल 80 जा रही है, तो आपसे कहा जाए कि आपको इसको बढ़ाकर 90 एम्पियर करना है। जो पहले 20 एम्पियर बिजली बीच में खराब हो रही थी, कुछ ऐसा करिए कि अब केवल 10 एम्पियर बिजली ही प्रतिरोध में खराब हो। तो आपसे कहा जाए कि आपको ये करना है, टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे ऐसा करने के लिए, बताइए। मैं ही बता देता हूं, क्योंकि इस क्लास में यह है कि आपका रेस्पॉन्स बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। असल में इसका टेम्परेचर घटा दिया जाए तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। उसका रीजन है, रीजन यह है कि ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं इस तरह से। वाइब्रेट मतलब इनमें इस तरह से वाइब्रेशन होता है, स्थिर नहीं होते ना परमाणु। और जब ये इस तरह से वाइब्रेट करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं तो अगर इनमें वाइब्रेशन ज्यादा है तो टक्करें ज्यादा होंगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा। और अगर इसको ठंडा कर दिया जाए, ठंडा करने का मतलब है, तार को ठंडा करने का मतलब है इसमें से ऊष्मा बाहर निकाल ली। और अगर इसमें से ऊष्मा बाहर निकाली जाए तो इनका जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। और अगर वाइब्रेशन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के, पॉजिटिव चार्ज के बीच लगने वाली टक्करों की संख्या घट जाएगी और इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने लगेंगे। और अगर ये होगा तो जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा था रास्ते में वो लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि ताप के कम करने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो अर्धचालक पदार्थ थे, याद है आपको, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पदार्थों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो रहा था। ठीक है, यहां पर आमतौर पर जो कंडक्टर हैं उनमें ताप कम करने पर प्रतिरोध घट रहा है, वहां पर ताप बढ़ाने पर घट रहा था। ठीक है, क्योंकि जब उनका ताप बढ़ाया जा रहा था तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिल जा रहे थे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिल जा रहे थे तो उनमें विद्युत का जो चालन है वो तेज हो जा रहा था। लेकिन यहां पर इनकी गति को कम करना है, इनके वाइब्रेशन को कम करना है ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाएं दूसरी तरफ को, इसलिए यहां पर ताप कम करने पर प्रतिरोध घटता है। आई होप ये आपके समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध जो है वो वायर के अंदर जो प्रतिरोध पैदा हो जाता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। और एनटीपीसी में जितनी बिजली बनी उतनी बिजली का हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसका 20 से 30% तारों में ही खर्च हो जाता है। अच्छा, एक चीज और, एक प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे। हम लोग सभी के घरों में इन्वर्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है, लाइट जाने पर इन्वर्टर ऑन हो जाता है और हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते रहते हैं। लेकिन आप जो यहां से कम 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर आप बैठे हुए हो, या हजारों किलोमीटर दूर, आपके घर में भी एक इन्वर्टर है। आपके इन्वर्टर से एक वायर मैं लूं जो 1000 किलोमीटर दूर आपका घर है, और वो वायर मैं अपने घर तक खींच लूं और फिर आपका इन्वर्टर मैं ऑन करूं, तो क्या मैं अपने घर आपका इन्वर्टर यूज कर सकता हूं? आंसर होगा नहीं। तो लाइट कहां चली गई? दरअसल बात यह है कि ये वायर है, और यहां से जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो होता है, और वो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो टकराते रहते हैं पॉजिटिव चार्ज से, और टकराते टकराते वो जितना आगे बढ़ते हैं उनकी संख्या में कमी आती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होती चली जाती है, वो ऊष्मा कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट रुक जाता है। तो लंबी दूरी तक अगर करंट भेजना है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर भी ज्यादा चाहिए। बैटरी की कैपेसिटी छोटी होती है और उसका विभवांतर कम होता है, इसलिए ज्यादा लंबे वायर में ज्यादा दूर तक हम करंट नहीं भेज सकते।
अब आप इसमें एक दो क्वेश्चन यह क्लियर कर लीजिए। अगर किसी वायर की लंबाई बढ़ाई जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सपोज करिए कि ये 1 मीटर लंबा वायर है, यहां से यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो यहां से यहां तक प्रतिरोध होगा। अगर इस वायर को 2 मीटर लंबा कर दिया जाए, यानी ए से सी तक, तो प्रतिरोध ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि टक्करों को यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स को टक्करें मारनी है, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि वायर की लंबाई बढ़ाने से जो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न, ये एक वायर है और इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इसके साथ एक वायर और जोड़ दिया जाए, यानी टोटल मिला के इतनी 1 मीटर में ही 2 वायर कर दिए जाए, तो प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा? इस कंडीशन में जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। यानी कि अगर तार की मोटाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कम हो जाता है, तार की लंबाई बढ़ा दी जाए या उसे पतला कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। पता है इसका यूज कहां किया जाता है? फ्यूज वायर। फ्यूज वायर आपने सुना है? फ्यूज वायर लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने के लिए। समझा देता हूं। ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, सपोज ये आपकी है मिक्सी। मिक्सी है या फ्रिज है या एसी है या कुछ भी, जो भी आपको सही लगे। ये एक तार से जुड़ा रहता है, ये मेन इलेक्ट्रिसिटी का तार है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहां पे हम एक वायर का यूज करते हैं। इस वायर को कहा जाता है फ्यूज तार, फ्यूज वायर। तो इस फ्यूज वायर का जो इसका डायमीटर है, यानी कि जो इसका व्यास है या इसकी जो मोटाई है, क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। अब इस फ्यूज वायर से होकर इलेक्ट्रिसिटी यहां पहुंचती है। सपोज करिए कि किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी कम आई, यानी कि विद्युत में जो वोल्टता है, लाइट वोल्ट में ही तो आती है, विभव वोल्ट में आती है ना, V = W/Q। यानी कि Q कूलाम का आवेश अगर W कार्य, W जूल, एक कूलाम का आवेश अगर 1 जूल कार्य करता है तो उसका विभव होता है 1 वोल्ट। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 वोल्ट के विभव से 1 कूलाम आवेश W जूल कार्य कर सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। W मतलब कार्य, और कार्य को किस में नापते हैं? जूल में। और Q बराबर मतलब आवेश, चार्ज, और इसको किस में नापते हैं? कूलाम में। तो विभवांतर का जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। V = W/Q। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन वो केवल एनटीपीसी, रेलवे वगैरह एग्जाम्स में आते हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आए थे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से कुछ क्लासेस चलाएंगे फिजिक्स की बाद में। फिलहाल आप बेसिक कंसेप्ट्स को अपने जबरदस्त क्लियर कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए फिजिक्स में। हम लोग अगली 3 दिन में या 4 दिन में ही फिजिक्स को पूरा फिनिश कर लेंगे। उसके बाद कुछ लेक्चर्स केमिस्ट्री के रहेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी पे आएंगे। और जो आसान विषय हैं, जैसे मैं मानता हूं कि जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था, या जो ज्योग्राफी है, ये इम्पोर्टेंट तो है, बट इन्हें ये आसान विषय हैं, और इनको मैं अब इस बार ऑनलाइन क्लासेस में इतना आसान बना दूंगा कि आपको उसके बाद कभी फिर पढ़ने की या बुक्स देखने की कोई आवश्यकता अब रहेगी नहीं। केवल वीडियो लेक्चर देखो और एग्जाम में जाओ, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से मैं बिल्कुल फिट कर दूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी
मुझे नहीं लगता कि जो फिजिक्स के मेरे वीडियो लेक्चर्स आपने अगर पीछे देखे होंगे तो फिजिक्स अब आपको एक टफ सब्जेक्ट लगता होगा। दरअसल फिजिक्स के जो अप्लाइड पोर्शन है उस पर मेरा पूरा फोकस है, जहां से प्रश्न आते हैं और उनको मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से सारे वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। अगर कोई वीडियो लेक्चर में आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में आप बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर जो ये फ्यूज तार है, इसकी मोटाई को क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, पतला रखा जाता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी आई उस दिन, वोल्ट कम आए। अब वोल्ट कम आए, आपने मिक्सी का स्विच ऑन कर दिया, वोल्टेज कम है। सपोज आपकी मिक्सी जो है 500 वाट की है, वाट और वोल्ट में तो अंतर पता होगा ना। वोल्ट का मतलब है कितनी बिजली बाहर से आ रही है। अब हमारा जो आमतौर पर घरों में वोल्ट रहती है इलेक्ट्रिसिटी, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 260 वोल्ट या 180 वोल्ट से ऊपर भी काम करना शुरू कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो वोल्ट है ये तो है विभव, कि वहां जो एनटीपीसी से और लाइट आ रही है वो वोल्ट के आधार पर आ रही है। और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं वो किस में काम करते हैं, वाट में। वाट जैसे 100 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब या 12 वाट की एलईडी, ये सब क्या है, वाट है। ठीक है, ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारा फ्रीजर है या एसी है 2 किलोवाट की, 2100 वाट की, तो ये क्या है, वाट में हम इंस्ट्रूमेंट की सामर्थ्य कि भाई कितनी बिजली खर्च करेगा वो, ये किस में काउंट करते हैं, वाट में। इसको अश्व शक्ति में भी काउंट करते हैं। और कितनी बिजली आ रही है वो किस में काउंट होता है, वोल्ट में। ठीक है, तो वाट और वोल्ट में कंफ्यूज नहीं करना है। अब ये मिक्सी हमारी 500 वाट की है, इसको हमने ऑन किया, लेकिन इसके हिसाब से वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो जब वोल्टेज कम आ रहे हैं और मिक्सी को हमने ऑन किया, तो मिक्सी अपने अनुसार इलेक्ट्रिसिटी को खींचती है पीछे से। आपने देखा होगा कि जब भी हम घर में कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं तो बाकी की जो बल्ब वगैरह है उनकी लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि जब आपने कोई ज्यादा बिजली लेने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑन किया तो वो बाकी की इलेक्ट्रिसिटी को खींच लेता है, इसलिए बाकी की जो लाइट है वो डिम हो जाती है। तो यहां पर ये क्या करती है, मिक्सी जोर से इसने इलेक्ट्रिसिटी खींची, और जब इसने जोर से इलेक्ट्रिसिटी खींची तो अचानक से इस फ्यूज तार में बहुत सारी बिजली आ जाती है और इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है ये फ्यूज तार मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसमें थोड़ा शीशा वगैरह मिला के रखते हैं, इसमें जो धातु होती है सिल्वर और सीसा वगैरह होता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्यूज वायर गल जाता है और इंस्ट्रूमेंट सेफ बच जाता है। तो गाइज, मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में भी क्लियर कराई हैं। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर्स हैं इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे और बहुत इजी भी लग रहे होंगे। मैंने फिजिक्स को बहुत ही इजी बना दिया है। आप सारे वीडियोस को सीरीज में बस देखते रहिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा फिजिक्स में जो आप परीक्षा में सॉल्व ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।